हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस। आई एम अनुष्का, योर मेंटोर, एंड आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस, जो आपके एग्जाम सीयूईटी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, फटाफट जाना है, सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी को बुला लो, स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट से सभी सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको आंसर करना है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज में काफी बार हम लोग कवर कर चुके हैं। आपको बताना है करेक्ट कि अगर कहीं किसी फीमेल गैमेट से कोई ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्या बोलेंगे उसे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलोगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलोगे या फिर पार्थिनोकार्पिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग रिया, वेरी गुड मॉर्निंग शेफाली। आ जाओ भाई, आंसर करने स्टार्ट कर दो और सेशन को लाइक कर देना। गुड, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट लैंग्वेज में। तो यहाँ पे बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन है मियोसिस डज नॉट अकर इन। मियोसिस के बारे में पूछ रहे हैं कि गिवन ऑप्शन में से किस में से मियोसिस नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन है आपके सामने ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी दे रखा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, एंड ऑप्शन डी है यहाँ ऑल ऑफ द अबव। आपको क्या बताना है? मियोसिस डज नॉट अकर इन। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है भाई, जो 2n होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? n में, यानी कि क्रोमोसोम का सेट जो है वो आधा हो जाता है। तो बताओ ऐसा कहाँ नहीं होगा? आंसर करना है, आज फ्रेंडशिप डे है, ठीक है, खत्म कर दो उसे, यहाँ आके आंसर कर लो। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शंस ध्यान से देख लेना, ऑप्शंस ध्यान से देख लो। मियोसिस डज नॉट अकर इन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लेकिन डिप्लॉयड है। तो बताओ इसके अंदर देखा जाएगा या नहीं? ऑप्शन बी दे रखा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है, आप लोग बी बोल रहे हो, बी हो सकता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, तो ऑप्शन ए में भी तो बोल रहे हैं कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों के साथ जा सकते हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। आंसर कर दो, शायद ये क्वेश्चन कल की ही क्लास में था। करेक्ट आंसर बता दो। एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने स्टेमन, ऑप्शन बी है फिलामेंट, ऑप्शन सी दे रखा है पोलन ग्रेन और डी दे रखा है एंड्रोशियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? गुड, आंसर कर दो भाई, खत्म कर दो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फ्रेंडशिप डे, खत्म कर दो भाई, आंसर कर दो, पढ़ाई कर लो। और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे सभी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलन ग्रेन। एम्ब्रियो सेक की बात करें इज टू ओव्यूल एज पोलन ग्रेन इज टू एन एंथर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन क्या है? साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ध्यान से पढ़ना। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। बताओ इसे क्या बोलते हो? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है फ्लोरिकल्चर, सी दे रखा है इन्होंने हॉर्टिकल्चर और डी दे रखा है एंथोलॉजी। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं? साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा? वेरी गुड संध्या, गुड शेफाली, गुड तान्या। और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग अश्विन, आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, करेक्ट आंसर करेंगे सभी।
और जितने प्रेजेंट हैं या सेशन को लाइक जरूर करना। इसी तरीके के क्वेश्चंस और आपके लिए प्रिपेयर करे जाएंगे। जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। यहाँ पे बात करें तो कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ये सब इन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है एंथर इज जनरली, एंथर के बारे में पूछ रहे हैं कि एंथर जनरली मोनोस्पोरेंजिएट होता है। ऑप्शन बी दे रखा है बाइस्पोरेंजिएट होता है, सी दे रखा है टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, डी है यहाँ ट्राइस्पोरेंजिएट। करेक्ट आंसर क्या होगा, एंथर के बारे में पूछ रहे हैं कि एंथर इज जनरली मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट या फिर ऑप्शन डी दे रखा है ट्राइस्पोरेंजिएट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। तो यहाँ अगर आपको एंथर का डायग्राम याद हो, यहाँ हमने एंथर का डायग्राम क्या पढ़ा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंथर हमने कुछ इस तरह से देखा था और जब हम इसका सेक्शन करके देखते थे तब हमें क्या देखने को मिलता था, कुछ ऐसा सा देखने को मिलता था जहां पे क्या प्रेजेंट होते थे, 4 जो है हमारे पास स्पोरेंजिएट प्रेजेंट होते थे, जिसे की वजह से एंथर की बात करें तो क्या हो जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ डायथीशियस एंथर कंसिस्ट ऑफ डैश माइक्रोस्पोरेंजिया एंड डैश इन ईच लोब, यानी कि आपको बताना है कि कितने लोब होते हैं यहाँ पे और कितना यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। करेक्ट आंसर करेंगे डायथीशियस एंथर कंसिस्ट ऑफ डैश माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, और सेकंड पूछ रहा है डैश इन ईच लोब कि कितने जो है माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा, और जितने प्रेजेंट हैं सेशन को लाइक करो भाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्लान करते हैं आप लोगों के लिए, इसी तरीके के सेशन चाहिए और ये सीरीज चाहते हो तो कंटिन्यूशन में चले तो लाइक करना तो बनता है भाई। बिल्कुल करेक्ट, गुड माधव, आदर्श, ज्योति, वेरी गुड फ्रेंड्स, काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो डायथीशियस एंथर की बात करें तो इसके पास क्या होते हैं, 4 होते हैं इसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक लोब के अंदर अगर देखें तो एक लोब में कितने होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4-2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, राइबोजाइम्स पूछ रहे हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, ऑप्शन दे रखा है आरएनए एक्टिंग एन एंजाइम, बी दे रखा है डीएनए एक्टिंग एज एंजाइम, सी दे रखा है डीएनए एक्टिंग अ मॉलिक्यूलर सीजर, और डी है आरएनए एक्टिंग अ एज मॉलिक्यूलर सीजर। करेक्ट आंसर बता दो। राइबोजाइम नाम से ही समझ आ रहा होगा, नाम को ही 2 पार्ट में ब्रेक कर लोगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है राइबोजाइम्स के बारे में पूछ रहे हैं, नाम को ही ब्रेक कर लो। राइबोजाइम्स यानी कि राइबोसोम, राइबोसोम से क्या आ रहा है राइबोजाइम, और यहाँ बात करें जाइम का क्या मतलब है एंजाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइबोजाइम की बात करें तो आरएनए कैसे एक्ट करता है, यहाँ आरएनए जो है एंजाइम की तरह एक्ट करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, इनर पोर्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन्स, आपको बताना है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनर पोर्शन में कौन सी सेल्स देखने को मिलती हैं। इनर पोर्शन पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन आपके सामने है सर्टोरी सेल्स, बी दे रखा है मेल जर्म सेल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और डी दे रखा है इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा, इनर पोर्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कंटेन। सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करें तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन कहां से होता है, मेल जर्म सेल से। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। सेशन को लाइक कर दो, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आज आप लोग आंसर भी काफी करेक्ट कर रहे हो, तो लाइक करना तो बनता है। देखो भाई, सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करें तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर एक होती है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल क्या है, जो फाइनली जाके स्पर्म में कन्वर्ट होगी।
तो यही कन्वर्जन के टाइम में उस मेल जर्म सेल को जो स्पर्म में बदल रही होती है, जब वो स्पर्म की इंटरमीडिएट स्टेज आती है तो वहां पे उन्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? सर्टोरी सेल्स में। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द कैरेक्टर्स विच अपेयर इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन आर कॉल्ड। आपको बताना है कि ये जो कैरेक्टर है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि जब आप क्रॉस कराते हो आपके पास जो F1 जनरेशन आती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। F1 जनरेशन जो आती है तो वहां पर आपको क्या रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है? ऑप्शन बी दे रखा है डोमिनेंट कैरेक्टर, सी दे रखा है हॉलेंड्रिक कैरेक्टर एंड ऑप्शन डी है लीथल कैरेक्टर। यानी कि जब भी आप क्रॉस कराते हो, क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन आती है तो ये पूछ रहे हैं F1 जनरेशन में किस टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलता है? रिसेसिव है, डोमिनेंट है, हॉलेंड्रिक है या लीथल? करेक्ट आंसर बता दो भाई। वेरी गुड हिमांशु, गुड दिशु, आदर्श, लिपिका, अनिल, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दो भाई। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, अगर हम मोनोहाइब्रिड की ही बात करें तो यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं और जब क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पे कैपिटल टी गैमेट आया, यहाँ स्मॉल टी गैमेट आया, तो क्रॉस करवा के जब हमारे पास F1 जनरेशन आती है, इसी को ही क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कैपिटल टी एक्सप्रेस होता है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर F1 हाइब्रिड में नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड। रिसेसिव एलील आपको पता होना चाहिए, रिसेसिव एलील कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। अगर जो यहाँ पे पीछे हमने क्वेश्चन किया था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो एक तो डोमिनेंट था इसमें, एक रिसेसिव था, लेकिन एक्सप्रेशन किसका देखने को मिल रहा था? इस डोमिनेंट वाले का। ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये जो रिसेसिव वाला है ये खुद को एक्सप्रेस कब कर सकता है? ऑप्शंस क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली, बी दे रखा है होमोजाइगस कंडीशन ओनली, सी दे रखा है F3 जनरेशन, और डी है बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? जितने भी प्रेजेंट है भाई सेशन को लाइक कर दो। सेशन को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बहुत अच्छे से सवाल हैं और आज असर्शन रीजन भी हैं, तो लास्ट में भाग मत जाना। गुड, करेक्ट आंसर है आप सभी का। रिसेसिव एलील की बात करें तो रिसेसिव एलील हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। जब दोनों कैसे हो? रिसेसिव वाले पेयर हो जाए, तभी वो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन आर डेवलपिंग फीटस बाय अमीनोसेंटेसिस। आपको बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी डिजीज है जो आप बाय द हेल्प ऑफ अमीनोसेंटेसिस टेक्निक से पता नहीं लगा सकते। ऑप्शन क्या दे रखा? ऑप्शन ए आपके सामने जॉइंटिस, बी दे रखा है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड डी दे रखा है कलर ब्लाइंडनेस। तो बताओ ऐसी कौन सी डिजीज है जिसका आप पता नहीं लगा सकते अमीनोसेंटेसिस में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनोसेंटेसिस की बात करें तो भाई यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पे कैरियोटाइप कराते हैं। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम्स का पैटर्न जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं। इसी टेक्निक का मिसयूज भी होने लगता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर अगर फीमेल फीटस का पता लगा तो उसे वहीं पर ही खत्म कर देते हैं। यानी कि फीमेल फीटस अगर पता चला, क्रोमोसोम पैटर्न में XX अगर डिटेक्ट हो गया तो उसकी डेवलपमेंट फीटस की वहीं रोक दी जाती है, उसे वहीं से ही खत्म कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही। जॉइंटिस की बात करें तो जॉइंटिस का पता नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये क्या है? जेनेटिक डिजीज है। इसका पता लगाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ अमीनोसेंटेसिस टेक्निक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इंक्रीज IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज MMR इन अ पॉपुलेशन विल। आपको बताना है कि अगर IMR बढ़ रहा है और MMR घट रहा है तो क्या होगा पॉपुलेशन में। ऑप्शन क्या दे रखा है? कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, बी दे रखा है रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट,
ऑप्शन सी है नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, और डी दे रखा है रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर, यहाँ IMR की बात करें तो बढ़ रहा है और इसी के साथ MMR की बात करें तो घट रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। करेक्ट आंसर ध्यान से देख लो, ऑप्शन आपके सामने, कॉजेज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ पॉपुलेशन, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, और डी दे रखा है रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा और बच्चे बताइए भाई। करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। और इसी बात पे सेशन को लाइक कर देना। ये आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर IMR की बात करें तो ये बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं MMR की बात करें तो डिक्रीज हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे बात करें तो इसका जब आप रिजल्ट देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है, रिप्रोडक्शन हेल्थ इज वेल बीइंग ऑफ, आपको बताना है रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इज वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स, बी दे रखा है इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स, सी दे रखा है सोशल एस्पेक्ट्स, और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, रिप्रोडक्शन हेल्थ इज वेल बीइंग ऑफ। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर, वेरी गुड त्यागी, गुड अनिल, गुड इतिका, मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। और इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ नहीं देखनी, यहाँ पर और भी फैक्टर्स देखने हैं, जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल और बिहेवियर एस्पेक्ट्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सोशली वे में वो किस तरह से बिहेव करता है पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब करेगा द मेजर्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। यानी कि ऐसे कौन सी बातें हैं यहाँ पे जो करेक्टली डिस्क्राइब करेंगी कि वो चीजें करनी चाहिए ताकि ये जो कंट्रोल्ड ग्रोथ हो सके पॉपुलेशन की, जो ओवर पॉपुलेशन है इसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, बी दे रखा है राइजिंग द एज ऑफ मैरिज, सी दे रखा है इंकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी है यहाँ ऑल ऑफ द अबव। बताओ इसमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो आप बिल्कुल करेक्ट वे में बोलोगे कि वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है मेजर्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, कि उन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है किसी तरह से इसे कंट्रोल किया जा सके। वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेशन को लाइक कर देना इसी बात पे, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यहाँ पे बात करें तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना कि छोटा परिवार होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एज ऑफ मैरिज बढ़ा देना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी के साथ साथ फैमिली प्लानिंग सिखाना। और इंडिया में बात करें तो 1951 में स्टार्ट हो गया था, सबसे पहले इंडिया में ही आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कर दो, इसका आंसर मैंने खुद ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वाज टेकन अप आर कंट्री। आपको बताना है यहाँ पे नेशनल लेवल अप्रोच के बारे में पूछ रहे हैं ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सकें इंडिया में। तो ये काम जो है कब स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन दे रखे हैं 1950s, बी दे रखा है 1960s, सी है यहाँ 1980s, और डी दे रखा है 1990s। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसका आंसर आपको पहले क्वेश्चन में पता लग गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 90s 50s की बात करें तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हो गया था, जहां काफी सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर अवेयरनेस फैलानी थी फैमिली प्रोग्राम के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बहुत बार जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा है, आज आपको बताना है कि जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप इज, ऑप्शन ए दे रखा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बी दे रखा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोमैटिक सेल,
सी दे रखा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लास्टिड्स और डी दे रखा है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्म सेल। जीनोटाइप की बात करें तो क्या होता है जीनोटाइप? जीनोटाइप में हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पर्सन का जेनेटिक मेकअप क्या है। वहीं अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज है, ऑर्गेनिज्म है, वो दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस पे बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या होगा भाई? अच्छा, कंफ्यूजन है यहाँ पे, ए है या डी है? ध्यान से देखो, जीनोटाइप की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। यहाँ जर्म सेल से ये आपसे जीनोटाइप पूछ रहा है और आपको पूरा ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बताना है, क्योंकि जब भी हम जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करते हैं हम ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ ध्यान रखना, जब भी जीनोटाइप या फिनोटाइप की बात होती है भाई, सेल्स के बारे में थोड़ी पूछते हैं, वो आपसे पूरे ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में पूछ रहे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, ध्यान से आंसर करना। ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। यहाँ आपको पूछ रहे हैं कि इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम में जो ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है इन्होंने जीनोटाइप, बी दे रखा है जीन पूल, ऑप्शन सी है जीनोम एंड ऑप्शन डी क्या दे रखा है? फिनोटाइप। पूछ क्या रहे हैं? ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा? आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ग्रुप ऑफ जीन्स को क्या बोलते हो? करेक्ट आंसर बताओ। बिल्कुल सही, ग्रुप ऑफ जीन कहलाता है हमारा जीन पूल। इकोसिस्टम में जितना भी जीन प्रेजेंट है उसे हम बोल देते हैं ग्रुप ऑफ जीन, यानी कि उसे पूरी एक टर्म अगर दें तो हम उसे जीन पूल बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। गैमेट्स आर प्योर बिकॉज, यहाँ पूछ रहे हैं गैमेट्स जो है वो प्योर होते हैं, लेकिन किस वजह से? ऑप्शन दे रखा है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट, ऑप्शन बी है दे हैव वन जीन, ऑप्शन सी दे रखा है दे हैव ओनली वन एलील, और ऑप्शन डी है दे हैव वन कैरेक्टर। ध्यान से देख लेना, गैमेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। याद करो भाई गैमेट्स में आपने क्या पढ़ा था। गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स में प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का जो लॉ होता है वो किसके बेसिस पे था? गैमेट्स आर प्योर बिकॉज, आपको बताना है गैमेट प्योर है, किस वजह से प्योर है? करेक्ट आंसर दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट, दे हैव वन जीन, दे हैव ओनली वन एलील एंड ऑप्शन डी है दे हैव वन कैरेक्टर। करेक्ट आंसर बता दो भाई, करेक्ट आंसर बताओ और सेशन को लाइक कर देना। इसी के साथ ध्यान से ऑप्शन पढ़ के आंसर करना, या तुक्के मत लगाना। ध्यान से ऑप्शन पढ़ के आंसर कर लो, टाइम ले लो, पढ़ लो। गुड, यहाँ कुछ ही बच्चों के आंसर करेक्ट है, किसी किसी को ही पता है। वेरी गुड शिवानी, गुड लक्ष्या, गुड। और बच्चे बताइए, यहाँ 2-3 बच्चों के आंसर करेक्ट है और मुझे किसी का आंसर नहीं है। देखो भाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गैमेट्स प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करें तो सिर्फ एक ही एलील होता है, जिसकी वजह से गैमेट्स जो है प्योर होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ जीन एट सेम लोकस इट इज नोन एज। आपसे पूछ रहे हैं इफ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ जीन, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके जीनोटाइप में एक ही टाइप का जीन है एट सेम लोकस इट इज नोन एज, क्या बोलोगे इसे? सेम लोकस बोल रहे हैं, इसे होमोजाइगस बोलोगे, हेट्रोजाइगस बोलोगे, मोनो एलिलिक बोलोगे या फिर यूनी एलिक? करेक्ट आंसर बता दो। वन टाइप ऑफ जीन एट सेम लोकस क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड सीनू, वेरी गुड लक्ष्मी, गुड वंशिका, वेरी गुड शिवानी। और बच्चे बताइए, वेरी गुड संदीप, बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे सभी यहाँ पे। वो आपसे क्या पूछ रहा है? वन टाइप ऑफ जीन एट सेम लोकस। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होमोजाइगस की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ध्यान से आंसर करना, ध्यान से।
क्वेश्चन क्या है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू कार्बन ऑफ द शुगर रेसिड्यू। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है शुगर से, तो बताना है ये जो कार्बन है, कार्बन रेसिड्यू है, कार्बन ऑफ शुगर रेसिड्यू, ये 5 प्राइम वाला है, 5 प्राइम वाला है या 3 प्राइम वाला है, ऑफ इट्स ऑन न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन डैश ऑफ शुगर रेसिड्यू टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय द बॉन्ड। आपको बताना है कौन सा बॉन्ड है। तो ऑप्शंस क्या है आपके सामने, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बी दे रखा है 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सी दे रखा है यहाँ 5 3 प्राइम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड डी दे रखा है 3 प्राइम 5 प्राइम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बता दो जरा करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर डीएनए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन डैश ऑफ शुगर रेसिड्यू ऑफ इट्स ऑन न्यूक्लियोटाइड, अपने ही न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, एंड कार्बन डैश ऑफ शुगर रेसिड्यू ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय द बॉन्ड। करेक्ट आंसर बताओ। बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भाई, एक आधा सवाल ऐसा भी मिलेगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर किया आप सभी ने, बिल्कुल सही। और सेशन को लाइक कर देना इसी बात पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड होता है भाई न्यूक्लियोटाइड के बीच में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ध्यान रखना 5 प्राइम एंड 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है यहाँ गिवन में से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है। ऑप्शन ए दे रखा है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन है। ऑप्शन बी है पायरामिडीन्स, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सी दे रखा है न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन एंड थायमिडीन, और डी है यहाँ पे डीएनए को बोल रहे हैं बेसिक मॉलिक्यूल। आई थिंक आपको आंसर मिल गया, आपको बताना था इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर है सामने, ध्यान से पढ़ लो। प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन है, पायरामिडिन में साइटोसिन एंड यूरेसिल है, न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन थायमिडीन है, डीएनए को बोल रहे हैं कि डीएनए बेसिक मॉलिक्यूल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान दोगे तो डीएनए को बोल रहे हैं ये बेसिक मॉलिक्यूल, लेकिन डीएनए हम जानते हैं डीएनए क्या है, एसिडिक मॉलिक्यूल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विद अ पायरामिडिन बेस लीड्स टू इन द डीएनए डबल हेलिक्स। ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमेशा प्यूरिन जो है वो हमेशा पायरामिडिन से ही बॉन्डिंग क्यों करता है, प्यूरिन प्यूरिन से क्यों नहीं जुड़ता, पायरामिडिन पायरामिडिन से क्यों नहीं जुड़ता, हमेशा प्यूरिन और पायरामिडिन ही क्यों बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन क्या दे रखे हैं, द एंटी पैरेलल नेचर, बी दे रखा है द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, सी दे रखा है यूनिफॉर्म विथ थ्रू आउट डीएनए, और डी दे रखा है यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ ऑल डीएनए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताओ। यहां पे आपको बताना है हमेशा प्यूरिन पायरामिडिन से क्यों जुड़ता है, प्यूरिन पायरामिडिन से क्यों जुड़ता है। करेक्ट आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ किसी भी बच्चे का आंसर करेक्ट नहीं है। देखो प्यूरिन्स की अगर हम बात करेंगे तो प्यूरिन कैसा होता है, हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। वहीं पायरामिडिन की बात करें तो ये होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब खुद देखो, अगर प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ेगा तो डबल रिंग से जुड़ेंगी, काफी ज्यादा जगह चाहिए। पायरामिडिन से जुड़ेगा तो सिंगल रिंग, यानी कि फिर डीएनए कैसा हो जाएगा, कहीं से बहुत मोटा कहीं से बहुत ही ज्यादा पतला। तो यहाँ हमेशा डबल रिंग किससे जुड़ती है, सिंगल रिंग से। इस वजह से क्या फायदा होता है यहाँ, करेक्ट आंसर था जोशना का, वेरी गुड। इसका यहाँ क्या बेनिफिट है, ताकि यहाँ पे यूनिफॉर्म विड्थ जो है डीएनए की थ्रू आउट देखने को मिले। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डबल रिंग किससे जुड़ती है भाई, सिंगल रिंग से। हर बार जब डबल रिंग सिंगल से जुड़ेगी तो आपस में 3 रिंग ही कांटेक्ट में आएंगी, 3 रिंग ही जुड़ेंगी, जिसकी वजह से विड्थ की बात करें तो बिल्कुल सेम रहेगी थ्रू आउट डीएनए। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉटसन एंड क्रिक proposed DNA double helix model and won the Nobel Prize. Their model of DNA was based on. तो यहाँ बात कर रहे हैं वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो इन्होंने मॉडल दिया था वो किस चीज पे बेस्ड था। ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ डीएनए डन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। बी सेकेंड स्टेटमेंट है, चारगाफ बेस इक्विवेलेंस रूल। थर्ड है स्टेटमेंट, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और डी फोर्थ दे रखी है, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। करेक्ट आंसर बताओ कि इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने, जिस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, तो एक्चुअल में ये किसके बेसिस पे था। यहाँ देख लो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यानी कि कोई और साइंटिस्ट ने काम कर रखा था, उसके बेसिस पर ही इन्होंने क्या कर दिया, अपना मॉडल पेश कर दिया था। यहाँ स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करनी है इनमें से, चारों में से, कि कौन सी करेक्ट होगी। ऑप्शन ए में दे रखा है फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है, बी में बोल रहे हैं पहली दूसरी करेक्ट है, सी में बोल रहे हैं थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, और डी में बोल रहे हैं कि चारों करेक्ट है। करेक्ट आंसर बता दो भाई, या स्टेटमेंट देख के आपको इन चारों में से सेलेक्ट करनी है कि किसके बेसिस पे वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल जो है दिया था। आंसर कर दो यहाँ, ये क्या है, ए शुरू कर दिया आपने कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर बताओ भाई। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लो, मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, वो आपसे पूछ रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल एंड वॉन नोबेल प्राइज, देयर मॉडल ऑफ डीएनए वाज बेस्ड ऑन। जो उन्होंने अपना डीएनए का मॉडल दिया था वो बेस किस पे था, किस पे बेस था भाई, वो किन दो साइंटिस्ट के काम पे बेस था। एनसीईआरटी उठा के पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ रखा। यहाँ ध्यान से देख लो, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट। यहाँ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था जो विल्किंग्स और फ्रैंकलिन ने दिया था, और इसके साथ जो चारगाफ के रूल्स थे उनके बेसिस पे यहाँ पे वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था। ध्यान रखना इसे, एक लाइन में आंसर करना शुरू कर देते हो, चाहे सारे ही गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। आपको बताना है, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज। आपको बताना है यहाँ पे कि पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती थी। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, CO2, बी दे रखा है क्लोरोफिल, सी है यहाँ ग्रीन प्लांट्स, एंड ऑप्शन डी है यूवी रेज एंड लाइटनिंग। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। आर्यन, बहुत इजी क्वेश्चन था जिसे स्किप करने का बोल रहे हो। बिल्कुल भेड़ चाल चल रही है, एक ने एक आंसर बोला तो दूसरा भी उसी की लाइन में आ जाएगा। चलो आओ यहाँ पे करेक्ट आंसर बताओ। वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, और बच्चे बताओ भाई, ऑप्शंस देख लो, आंसर कर दो। CO2 दे रखा है, क्लोरोफिल है, ग्रीन प्लांट है, यूवी रे एंड लाइटनिंग है। करेक्ट आंसर। बिल्कुल बात करें, इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस टाइम पीरियड की बात करें कि जब एक ही सोर्स था। तो ध्यान से पढ़ के आंसर करना होता है अस्मिता। ऑप्शंस यहाँ पे जो चैट में चल रहा होता है उसे देख के आंसर मत किया करो। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूवी रे और लाइटनिंग जो था एक पॉसिबल सोर्स था एनर्जी का अर्ली टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ए बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट्स। बताना जरा, ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो ओरिजिन जो था किसका सपोर्ट करती थी। ऑप्शन दे रखा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बी दे रखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी, सी है ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, और डी दे रखा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। पढ़ा होगा आपने ए बायोजेनेसिस थ्योरी के बारे में ऑफ ओरिजिन सपोर्ट्स। किससे सपोर्ट करती है थ्योरी, किससे सपोर्ट करती है। वेरी गुड साहिल, और बच्चे बताइए भाई किससे सपोर्ट करती है थ्योरी। करेक्ट आंसर करेंगे आप सभी। गुड शेफाली, करेक्ट आंसर बताओ, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी किससे सपोर्ट करती है, ध्यान से पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बी दे रखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी, सी है ओरिजिन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, और डी दे रखा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी गलती हो रही है, यहाँ पर भी गलती हो रही है भाई। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी की बात करें तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करती है।
इवोल्यूशन उठा के पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा रिपीट होते आए हैं और वही क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं, तो एटलीस्ट उन्हें पक्का करके जाना अपने एग्जाम के लिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच लिम्फॉइड ऑर्गन, आपको बताना है विच लिम्फॉइड ऑर्गन एट्रोफिन्स विद एज, यानी कि कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसपे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है एज के साथ साथ। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है बोन मैरो, बी दे रखा है पेयर्स पैचेस, सी है यहाँ थाइमस और डी क्या दे रखा है स्प्लीन। करेक्ट आंसर कर दो, काफी इजी क्वेश्चन है। 26 का क्या होगा, लिम्फॉइड ऑर्गन एट्रोफिस विद एज, कौन सा है यहाँ। वेरी गुड लक्ष्मी, सीनू गुड। और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर। गुड अभिरूप, बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चे गुड अंकित, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लिम्फॉइड ऑर्गन में बात करें तो ये चेंज कहाँ देखने को मिलता है, थाइमस में देखने को मिलता है एज के साथ। इसी की वजह से बात करें तो इम्यूनिटी, थाइमस किससे रिलेट करती है, इम्यूनिटी से रिलेट करती है। तो जैसे जैसे पर्सन की एज होती जाती है थाइमस जो है वो खत्म होती चली जाती है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी पे भी फर्क नजर आने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से आंसर करना क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इननेट इम्यूनिटी। यहाँ आपको गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे इननेट इम्यूनिटी से रिलेट नहीं करता। इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के साथ प्रेजेंट होती है। ऑप्शंस देख लो क्या दे रखा है इन्होंने। ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स, बी दे रखा है मैक्रोफेजेस, सी है यहाँ बी लिम्फोसाइड और डी दे रखा है नेचुरल किलर सेल्स। करेक्ट आंसर बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इननेट इम्यूनिटी। करेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग, और करेक्ट आंसर चाहिए भाई। यहाँ पे जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे सभी, ध्यान से आंसर कर लो, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ लो। देखो वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इननेट इम्यूनिटी, कौन सा ऐसा है जो इननेट इम्यूनिटी में नहीं होता। इननेट इम्यूनिटी की बात करें जो बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। देखो न्यूट्रोफिल्स की बात करें, मैक्रोफेजेस की बात करें और नेचुरल किलर सेल्स, तो ये तीनों कैसी हैं, इन तीनों सेल्स की बात करें तो ये इननेट इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी बी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये इननेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम के साथ एक्वायर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। आपको बताना है वो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूल था जिसकी वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सा है। एंटीजन है, एंटीबायोटिक्स है, एक्सोटॉक्सिन है या फिर एंडोटॉक्सिन। करेक्ट आंसर, अ प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे सभी, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, ध्यान से करेक्ट आंसर बता दो भाई। कौन सा यहाँ पे बात करें, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, कौन सा मॉलिक्यूल है जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। गुड इतिका, वेरी गुड शिफाली, वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटीजन की बात कर रहे हैं, अब प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जिसकी वजह से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज एसोसिएट विद, बताओ किससे एसोसिएट होती है। ऑप्शन ए दे रखा है टी सेल्स, बी दे रखा है ऑप्शन बी सेल्स, ऑप्शन सी है मैक्रोफेजेस और डी दे रखा है बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर, ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, इज एसोसिएटेड विद, टी सेल से एसोसिएटेड है, बी सेल से एसोसिएटेड है, मैक्रोफेज से एसोसिएटेड है या फिर ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड बी से एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 पे है, क्वेश्चन नंबर 29 पे है और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे सभी। और करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज
that circulate in blood and lymph. B lymphocytes produce antibody that regulate humoral immunity. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्यान से आंसर करना। देखो क्वेश्चन क्या है, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय, आपको बताना है पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है वैक्सीन, बी दे रखा है एंटीटॉक्सिन्स, सी है कोलेस्ट्रम एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर बता दो। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हो तो कौन से इनमें से ऐसा है जिसके थ्रू आप पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो? ऑप्शंस देख लो, वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है, कोलेस्ट्रम है, या ऑप्शन डी दे रखा है बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर बताओ भाई, आपको करेक्ट आंसर करना है ध्यान से। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे हैं क्या, फिर एक ही लाइन में आने शुरू हो गए आंसर? भैया पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है ये बता दो। ये जितने भी यहाँ पे आंसर ए कर रहे हो ना, वैक्सीन, कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो शर्म कर लो, एग्जाम देना है तुम्हें। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी का भी यहाँ करेक्ट आंसर नहीं है। गुड, अब बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। ध्यान से पढ़ के आंसर करो, ध्यान से पढ़ के आंसर करो। वेरी गुड, ध्यान से देखो, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूछ रहा है। पैसिव इम्यूनिटी एक दी जाती है एंटीटॉक्सिन, और दूसरा ये जो मदर मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, इसमें भी तो भाई पैसिव इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। ये जितने भी बच्चों ने आंसर ए किया वैक्सीन में क्या करते हैं? वैक्सीन में या तो डेथ पैथोजन देते हैं या फिर उसका कोई पार्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि बॉडी उसे पहचान के उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी खुद तैयार करे। तो जब बॉडी तैयार कर रही है वो तो एक्टिव का पार्ट हो गया, वो आपसे पूछ रहे थे पैसिव का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं इंडिया की, कितनों को ये एम्प्लॉयज करता है? 50% ऑफ पॉपुलेशन, बी दे रखा है 70% ऑफ पॉपुलेशन, सी दे रखा है 30% ऑफ पॉपुलेशन, और डी है यहाँ पे 60% ऑफ पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट। करेक्ट आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर। वेरी गुड, गुड ज्योतिर, गुड प्रिंस। और बच्चे बताइए भाई, करेक्ट आंसर करना है। वेरी गुड अली खान। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला नंबर आपको याद होना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो 60% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर क्या है? एम्प्लॉय करता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 33% ऑफ इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम, आपसे पूछ रहे हैं जो 33% है इंडिया का जीडीपी, ये कहाँ से आता है? ऑप्शन ए दे रखा है इंडस्ट्री से, बी दे रखा है एग्रीकल्चर, सी है एक्सपोर्ट, और डी दे रखा है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एनसीईआरटी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी है। करेक्ट आंसर करेंगे और इसी के साथ सेशन को लाइक भी कर देना भाई। 60% है, फ्रीक्वेंट करंट डाटा के साथ जाएंगे, 60% है, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर करके आना है। बताओ भाई क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? 33% जीडीपी की बात करें इंडिया की तो वो कहाँ से आती है? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। कहाँ से आती है भाई? एग्रीकल्चर से आती है 33%। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है जो रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन दे रखा है एजोटोबैक्टर, बी दे रखा है राइजोबियम, सी है मिथेनोबैक्टीरियम, और डी दे रखा है एजोस्पाइरिलियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया आपको बताना है जो रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर बताना है। आर्यन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोर है, ठीक है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज देख के पढ़ो भाई। बिल्कुल सही, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है? यहाँ पे जो रूमेन ऑफ कैटल की बात करें तो मिथेनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 34। ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रेड ऑफ, आपको बताया ना ड्रैगन फ्लाई से बचने के लिए कौन सा, मतलब किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? ऑप्शन दे रखा है मॉस्किटोज,
ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ, ड्रैगन फ्लाई क्या हेल्प करती है हमारी, मॉस्किटो से बचने में, एफिड से बचने में, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, या ऑप्शन डी दे रखा है ए एंड बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रिड ऑफ। करेक्ट आंसर करेंगे सभी, बता दो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर करना है, ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रिड ऑफ, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा, पढ़ लो भाई। वेरी गुड फ्रेंड्स, पढ़ के आंसर कर लो, ऐसे मत करो, इतने इजी क्वेश्चन को ऐसे मजाक मत बनाओ भाई, काफी आसान सवाल है और आंसर करेक्ट होना चाहिए। गुड लक्ष्मी, वेरी गुड शेफाली। और बच्चे बताइए, पूरा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बटरफ्लाई कैटरपिलर से जो है बचा जा सके। ऑप्शन क्या दे रखा है, ट्राइकोडर्मा, बी दे रखा है बैसिलियस थुरिनजेनेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोराइजा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है, ये हम कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैसिलियस थुरिनजेनेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, बैसिलियस थुरिनजेनेसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल। आपको बताना है बैसिलियस थुरिनजेनेसिस की बात करें तो किस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस क्या है, बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए यूज करते हैं, फंगल पैथोजेंस के लिए यूज करते हैं, सी दे रखा है नेमेटोड्स, और डी दे रखा है या इंसेक्ट पेस्ट। करेक्ट आंसर बता दो। बीटी का इस्तेमाल भाई किस लिए करते हैं, बीटी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ऑप्शंस आपके सामने। वेरी गुड शिवानी, गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर करना है आपको, किस लिए इस्तेमाल करते हैं बीटी का, बीटी किस काम आता है हमारे, बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। बीटी की बात करें तो बीटी हमारे काम आता है ताकि हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सके, हमारी जो फसलें वगैरह हैं वो इसे, उन फसलों को इन सब से बचा सके। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन क्या है, इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो यहाँ जब अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट कराए जाते हैं, तो जब उन फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं तो वो किसके बेस पे करते हैं। ऑप्शन दे रखा है चार्ज ओनली, बी दे रखा है साइज, ऑप्शन सी है चार्ज एंड साइज रेशो, और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर कर देंगे। आपने इसमें एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि जितना छोटा फ्रेगमेंट है वो उतना ही दूर जाएगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट है वो उतना ही दूर जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ अस्मिता क्वेश्चन पढ़ लो फिर आंसर कर दो, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सेपरेशन जो होता है साइज के बेसिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से आंसर करना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट द प्योरिफाइड डीएनए। आपको बताना है जब हम डीएनए का आइसोलेशन करवाते हैं जेनेटिक मटेरियल का, तो जब उसे प्रेसिपिटेट आउट करवाना होता है प्योरिफाइड डीएनए को, तो किसकी हेल्प से कराते हैं। ऑप्शन दे रखा है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, बी दे रखा है चिल्ड इथेनॉल, ऑप्शन सी है इथीडियम ब्रोमाइड, और डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से, पक्का श्योर हो ना, यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड तो नहीं होगा, इथीडियम ब्रोमाइड तो नहीं होगा ये आंसर। ध्यान से देख लो, आप लोग सब चिल्ड इथेनॉल बोल रहे हो, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, इथीडियम ब्रोमाइड तो नहीं होगा। चलो ठीक है, यहाँ तो पता है, चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड का कहाँ यूज करते हैं, जब हमें डीएनए के फ्रेगमेंट देखने होते हैं यूवी लाइट के एक्सपोजर से, बाद में जब हमें वो किस कलर के नजर आते हैं, ऑरेंज कलर के नजर आते हैं, ये यूज करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और यहाँ क्या पूछ रहे थे, डीएनए का आइसोलेशन करवाना है, प्रेसिपिटेट आउट करवाना है, तो चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। Which one of the following is not the product of transgenic experiment? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट नहीं है।
ऑप्शन दे रखा है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी, बी दे रखा है हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इन ग्रेन, सी दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, और डी दे रखा है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा जाता ट्रांसजीनिक एक्सपेरिमेंट का? प्रोडक्ट नहीं है ट्रांसजीनिक एक्सपेरिमेंट का। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से आंसर करना। द एनिमल हुज जीनोम इज अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन इज नोन एज। आपको बताना है एनिमल हुज जीनोम इज अल्टर्ड, की एनिमल है जिसका जीनोम जो है अल्टर्ड कर दिया जाता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन, क्या कहलाते हैं ये? मॉडिफाइड एनिमल्स कहलाएंगे, हाइब्रिड एनिमल्स कहलाते हैं, क्रॉस ब्रीड एनिमल्स कहलाते हैं, या ऑप्शन डी दे रखा है ट्रांसजीनिक एनिमल्स। करेक्ट आंसर बता दीजिए क्वेश्चन 40 का। करेक्ट आंसर करेंगे सभी, और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 40 पे है, और अब कोई भाग मत जाना, जब असर्शन रीजन आएंगे रुकना और देखना आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं ट्रांसजीनिक एनिमल्स। और बात करें तो मैक्सिमम ट्रांसजीनिक एनिमल्स कौन से हैं? माइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से क्वेश्चन है आपके सामने, अ बिहेवियर स्ट्रैटेजी ऑफ एन अडेप्टेशन कॉल्ड इकोलोकेशन इज फाउंड इन। इकोलोकेशन इज फाउंड इन, इकोलोकेशन क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो जब साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती है उसकी हेल्प से पता लगाना आगे का कैसा, आगे का किस टाइप का हैबिटाट होगा। तो उसमें किसमें देखने को मिलता है इकोलोकेशन? ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? ऑप्शन ए है बैट्स, बी दे रखा है बटरफ्लाई, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। होप आपको आंसर मिल गया हो। इकोलोकेशन पूछ रहे हैं, करेक्ट आंसर, वेरी गुड शेफाली। करेक्ट आंसर आपसे वो पूछ रहे हैं इकोलोकेशन, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करके वो अगर रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई तो उससे अंदाजा लगाना कि आगे किस टाइप का हैबिटाट है। बिल्कुल सही, ऐसा कौन करता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये काम कौन करता है भाई? ये काम बैट करता है। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन इन if the age distribution is plotted for population the resulting structure is called। यहाँ पे बात करें कि अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पॉपुलेशन का तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा? एज ग्राफ बोलोगे उसे, एज कर्व बोलोगे, एज पैरामिड बोलोगे, या ऑप्शन डी दे रखा है एज डायग्राम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर करना है। अगले क्वेश्चन पे आ गए, निकल आओ क्वेश्चन नंबर 41 से बाहर आ जाओ, 42 का आंसर कर दो। बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमम बच्चों के सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या बोलते हैं हम इसे? एज पैरामिड बोलेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? A place has very scanty rainfall and dominant plant there may be, यानी कि एक जगह ऐसी है जहां रेनफॉल की बात करें तो बहुत कम होता है। आपको बताना है कि वहां पे किस टाइप के प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ओपेंशिया, ऑप्शन बी एस्पारागस एंड डी दे रखा है इन्होंने ए एंड सी। करेक्ट बता दो क्या किस टाइप का प्लांट है ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा जहां पे बात करें रेनफॉल जो है कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से बताओ भाई। गुड, मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ ऑप्शन डी की बात करें यानी कि ए और सी बिल्कुल सही था। यहाँ पे देखो ऐसे प्लांट्स है जो ड्राई कंडीशन में, ज़ेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी कि जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता, अगर है तो बहुत कम होगा, ये क्या कहलाते हैं? ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। और ओपेंशिया और एस्परागस की बात करें तो ये सक्सिलेंट होते हैं, यानी कि ये अपनी स्टेम के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं? वाटर को अपनी स्टेम के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से आंसर करना। देखो क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स ऑन। आपको बताना है प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहे हैं कि सक्सेशन जो है स्टार्ट हुआ है तो वो सबसे पहले कहाँ होगा गिवन एरिया में से। ऑप्शन ए दे रखा है एरिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, बी दे रखा है न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा, सी है हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड, और डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट बता दो, प्राइमरी सक्सेशन पूछ रहे हैं कि कहां पर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर बताओ भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे है। गुड शेफाली, करेक्ट आंसर करो। बिल्कुल सही। तो यहां पे बात करें कहां देखने को मिलता है प्राइमरी सक्सेशन, न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। सक्सेशन दैट अकर ऑन सॉइल्स और एरिया which have recently lost their community are referred to as, यानी कि एक जगह ऐसी है जहां पहले कम्युनिटी थी, किसी वजह से वो कम्युनिटी वहां से चली गई, लॉस्ट हो गई, तो अब जो सक्सेशन वहां स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएगा। प्राइमरी सक्सेशन बोलोगे, सेकेंडरी सक्सेशन, लिथोसेयर्स या फिर प्रीसेयर्स। करेक्ट आंसर बताओ, कैसा सक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5 क्वेश्चन और रह गए, हो जाएंगे। इसका आंसर बता दो। वेरी गुड शेफाली, गुड अंकित, वेरी गुड जोशना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो क्या कहलाएगा भाई, ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वॉज हेल्ड इन। आपको बताना है जो वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ये कहां पर हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा है ब्राजील, बी है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, सी दे रखा है यहाँ पे देहरादून इंडिया, एंड डी है न्यूयॉर्क यूएसए। करेक्ट आंसर, वेरी गुड जोशना, अंजलि गुड। और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। काफी कंफ्यूजन है, ध्यान से देख लो। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछ रहे हैं वो आपसे। गुड, काफी बच्चों को पता है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से आंसर करना और इसे नोट कर लेना अगर आपके पास नहीं है लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। आपको बताना है इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था वो कब पास हुआ था पार्लियामेंट में। 1992 में था, 1996 में था, 2000 में था या 2002 में था। करेक्ट आंसर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया कब पास हुआ था पार्लियामेंट में, बताइए भाई। करेक्ट आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 47 पे है। वेरी गुड प्रिंस, यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखना है। जितनों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता वो याद रख लें। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर है 48, ध्यान से आंसर करना, आराम से पढ़ के आंसर करना। असर्शन क्या दे रखा है, पॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ध्यान से रखना, पॉल्यूशन को बोल रहे हैं कि हमेशा पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से देखने को मिलता है। रीजन क्या दे रखा है, पॉल्यूशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंटामिनेशन, कि पॉल्यूशन जो है वो कंटामिनेशन से डिफरेंट नहीं है। अब ऑप्शंस देख लो, करेक्ट आंसर कर दो, करेक्ट आंसर कर दो। बिल्कुल शेफाली, अब असर्शन रीजन आ गए। क्वेश्चन नंबर 48 है, करेक्ट आंसर ध्यान से देखो। ऑप्शन ए में दे रखा है असर्शन रीजन, दोनों ही करेक्ट हैं। और इसकी बात करें, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। जोशना, मौत नहीं आई है, असर्शन रीजन है। थोड़े से ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो भाई, हो जाएगा करेक्ट ये भी। गुड, मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पे बात करें, क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हो आप सभी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। अब पता कैसे चला भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी,
तो ये एक हद तक बात ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन क्या बोलते हैं कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज है एयर में, वाटर में, फिजिकल कोई भी अनडिजायरेबल चेंज। तो पॉल्यूशन नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है। और रीजन क्या दे रहे थे, पॉल्यूशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंटामिनेशन। ये चीज आप समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चंस को बोल दिया कि आ गई मौत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, असर्शन दे रखा है, थ्रू द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आर चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड which in turn is changed into नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और रीजन क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर्स शुड यूज लेडेड पेट्रोल टू प्रोटेक्ट द कैटलिस्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन। बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर कर दो, करेक्ट आंसर कर दो, क्या होगा करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन पढ़ लो, आंसर कर लो, बातें बाद में कर लेना। करेक्ट आंसर कर दो। यहाँ ऑप्शन के असर्शन क्या दे रखा है, थ्रू द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। याद करो कैटालिटिक कन्वर्टर किस काम आता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करता है। पहली चीज तो आपको यहीं क्लिक कर जानी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपने अगर कैटालिटिक कन्वर्टर अपने मोटर इक्विपमेंट में, मोटर व्हीकल्स में यूज कर रखे हैं तो वहां पर क्या लेडेड पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। लकी सिन्हा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ए बी सी डी में से अपने आप सेलेक्ट कर लो यार क्या करेक्ट है क्या गलत है। तो यहाँ ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। यहाँ पे देखो अगर कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसा पेट्रोल होना चाहिए भाई, अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए ताकि कैटलिस्ट जो है वो खराब ना हो। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ आपको क्लिक कर जाना चाहिए था कि ये दोनों भी गलती दे रखे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से आंसर करना। देखो इसका जरूरी नहीं है अगर सबका आंसर डी है तो सभी का ही डी होगा। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है वाटर पॉल्यूशन आर मेजर्ड बाय बीओडी। रीजन दे रखा है बीओडी इज मोर द वाटर इज पॉल्यूटेड। करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो, बहुत आसान है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो बीओडी मेजर करके आप कर सकते हो। और रीजन क्या दे रखा है, अगर बीओडी ज्यादा होगी तो वाटर जो है पॉल्यूटेड होगा। असर्शन ऑप्शन ए क्या है, असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स और डी में असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं। करेक्ट आंसर बताओ भाई। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मुझे पता है बहुत इजी है और आप कर लोगे, आप लोग कर लोगे। काफी आसान सवाल है, बिल्कुल काफी बच्चों का करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि असर्शन की बात करें तो वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो कैसे मेजर करेंगे हम उसकी, बीओडी मेजर करके। और किसी भी पानी में वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो बीओडी क्या है, ज्यादा है। तो हमें यही तो पता करना था। तो असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारी क्लास यही कंप्लीट होती है।